हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम आर्डेंट। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर की शुरुआत से लेके एग्ज़ाम से लेके ज्वाइनिंग तक क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। तो मैं आपको ये कैसे बता पा रहा हूँ क्योंकि 2019 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें मैंने सिलेक्शन लिया था, मैंने जॉब ज्वाइन की थी। उसके बाद किसी निजी कारण मुझे उसमें रिज़ाइन देना पड़ गया था। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा मेरा अपना पूरा एक्सपीरियंस जो भी रहा था एग्ज़ाम से लेके ज्वाइनिंग तक का। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हम डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम से शुरू करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या प्रोसीजर रहता है रेलवे ग्रुप डी की ज्वाइनिंग में। तो एग्ज़ाम मेरा जो भी आपने सेंटर भरा होता है अपनी प्रेफरेंसेस में, जब आप एग्ज़ाम भरते हैं उस टाइम पे उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि आप जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, वो जो आपको आते हैं वही अटैम्प्ट करें और इसके अलावा कुछ अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम की शिफ्ट्स ज़्यादा होती हैं। तो एक दिन में एग्ज़ाम तो होता नहीं है सभी का। लगभग 1 महीना तो लगा था। जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो 1-2 महीने शिफ्ट चलती रही थी। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप वही अटैम्प्ट करते हैं जो आपको क्वेश्चन आते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी, जब रिज़ल्ट आएगा तब नॉर्मलाइजेशन होके रिज़ल्ट आता है, तो तब आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। एक तो फैक्टर होता है कि जिनकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी उनके मार्क्स बढ़ते हैं, और ये भी एक फैक्टर होता है कि आपने अगर अच्छे से जो है जो आपको आते थे वही टिक किए, आपकी नेगेटिविटी कम थी, नेगेटिव मार्किंग कम थी, तब भी आपके मार्क्स बढ़ने के चांस होते हैं। तो एक बात ये याद रखें कि आपको वही अटैम्प्ट करने होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का तो हो गया। आपको सिलेबस का पूरा पता होगा कि क्या क्या सिलेबस रहता है। तो अगर आपको सिलेबस का नहीं पता तो मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों ये हो गई एग्ज़ाम की बात। तो अब आती है कट ऑफ की बारी। तो ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि इसके बाद फिज़िकल होना होता है एग्ज़ाम के बाद। तो जितने भी बच्चे उन्होंने फ़िज़िकल के लिए बुलाने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो कट ऑफ रखते हैं। जैसे मेरे मार्क्स अराउंड 67 आप बोल सकते हैं, 67 के अराउंड मार्क्स थे। तो जब नॉर्मलाइजेशन हुई थी वो बढ़कर तो काफ़ी आगे पहुंच गए थे, 77 के अराउंड पहुंच गए थे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने वही अटैम्प्ट कर रहे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। तो कट ऑफ में मेरा नंबर आ गया था। ठीक है, जितनी कट ऑफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे मेरे। तो अब आ जाते हैं अपने फिज़िकल के लिए। ठीक है, तो फिज़िकल आने तक काफ़ी समय बीत चुका था। अराउंड मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5 महीने के बाद जो फिज़िकल आया था रिज़ल्ट के बाद, तो फिज़िकल मेरा कहाँ आया था, लखनऊ में। लखनऊ में मेरा फिज़िकल हुआ था। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया था वहाँ पे। तो आपको फ़िज़िकल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले आपको मुझे लगता है कि आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले 100 मीटर की जो 100 मीटर की रेस होती है, वो जो वेट उठा के एक बोरा होता है, तो उसे उठा के क्या करना होता है, आपको 100 मीटर की रेस पार करनी होती है एक डेफिनेट टाइम में। उसके बाद क्या होता है, 1000 मीटर की रेस होती है। 1000 मीटर की रेस होती है और अराउंड 4 मिनट में, उसको 4 मिनट 10 सेकंड में आपको उसे पूरा करना होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ़िज़िकल की तैयारी पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए। तो काफ़ी समय मिल जाता है आपको एग्ज़ाम के बाद, जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपको काफ़ी समय मिल जाता है इसकी तैयारी करने के लिए। मैंने कभी भागा नहीं था, मैंने कभी इसकी तैयारी नहीं की थी, फिर भी मैंने 1 महीने या 1.5 महीने में मैंने इसकी तैयारी कर ली थी। ठीक है, ये तो हो गई फिज़िकल की बात। आपको ये सब क्लियर करना होगा, फिज़िकल का पूरा प्रोसीजर जो है वो क्लियर करना होगा। इसके बाद आ जाती है डीवी की बारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी, और मेडिकल की बारी।
ठीक है, ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे मुझे डिटेल में जानना है कि क्या क्या हुआ था फिजिकल में, एग्ज़ाम में और डीवी में, तो मैं हर एक की एक एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं जब ये फिजिकल आप क्लियर कर लेते हैं, मेरे दोस्त भी गए हुए थे एक दो साथ में, उनका फिजिकल नहीं हो पाया था क्योंकि वो ये वाला नहीं क्लियर कर पाए थे 1000 मीटर वाला। तो मेरा हो गया था। उसके बाद डीवी के लिए कॉल आती है आपको। डीवी के लिए जो कॉल आई थी वो भी काफ़ी देर बाद आई थी। तो डीवी और मेडिकल इकट्ठा होता है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। मेरा तो डीवी और मेडिकल इकट्ठा हुआ था, बाकी आगे क्या करते हैं मुझे ये कंफर्म नहीं है कि डीवी अलग लेंगे या मेडिकल अलग लेंगे। तो मेरा जो था डीवी और मेडिकल एक ही दिन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा फिरोज़पुर डिवीज़न में था, फिरोज़पुर डिवीज़न। और आपकी कौन सी डिवीज़न पड़ती है उस हिसाब से आपका उसी डिवीज़न के पास होगा। ठीक है, मेरा फिरोज़पुर डिवीज़न था, तो फिरोज़पुर में मुझे बुलाया गया था जो भी डेट थी। तो पहले दिन क्या हुआ था, डीवी हुआ था। तो डीवी में आपको ये बात याद रखनी है कि आप वही डॉक्यूमेंट वैसे ही प्रोसीजर में लेके जाएं जैसे उन्होंने मांगे हैं। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो थोड़ा स्टेट लेवल का था, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग नहीं था। तो जैसा उन्होंने बोला होता है कि हमें ऐसा वाला जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरा स्टेट के हिसाब से था, अपनी स्टेट के हिसाब से था, पर उन्होंने कुछ अपने प्रोसीजर के हिसाब से मांगा हुआ था। तो आपने उस हिसाब से ही बनवाना है अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन्होंने। तो ये बात आप याद रखना, और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे उन्होंने मांगे हैं वैसे ही आपको लेके जाने हैं। और जो जितनी हो सकती हैं अपनी जो फ़ोटोज़ होती हैं पासपोर्ट साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने बोली कम थी। ठीक है, वहाँ पे जाके ज़्यादा लगी थी, ये भी आपको याद रखनी है बात। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना। पहले दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, अच्छे से हो गया, बस ये प्रॉब्लम हुई थी। बाद में मुझे दिल्ली का चक्कर भी लगाना पड़ गया था इसी कारण से, जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का जो पंगा पड़ा था उसके कारण। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बाद में आपको जगह जगह ना जाना पड़े। जैसे उनका मेन जो ऑफिस है दिल्ली में है, वहाँ पर आपको ना जाना पड़े, इसलिए आपको पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और दूसरी आ जाती है मेडिकल की बात। तो डीवी होते होते पूरा दिन बीत चुका था, तो उसके बाद अगले दिन हमारा मेडिकल होना था। तो मेडिकल के लिए भी काफ़ी बच्चे थे। तो आप जब जाएंगे डीवी और मेडिकल के लिए, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा के जाएं कि आपको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है आपको याद रखना कि आपको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, और फिज़िकल में भी हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाएं, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आपकी वारी आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे फिज़िकल हमारा 7 बजे था सुबह, तो वो हमारा दोपहर को 2 बजे के अराउंड हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आप उस हिसाब से अपना समय निकाल कर जाएंगे और घर में बता के जाएंगे मुझे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और डीवी और मेडिकल में भी ऐसा ही था कि डीवी पहले दिन हुआ, फिर मेडिकल हुआ दूसरे दिन। ठीक है, मेडिकल में आपको पता है क्या क्या प्रोसीजर रहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर सारा बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाता है अपनी डिवीज़न में। जैसे मेरा फिरोज़पुर डिवीज़न था, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपका घर पे ही आ जाएगा जब आप सारा प्रोसीजर मतलब क्लियर कर जाएंगे। तो आपको घर में ही आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, घर में ही बाय पोस्ट आता है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर में ही आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा कि इस हिसाब से आपको उस तारीख को पहुंचना है वहाँ पे अपनी डिवीज़न में। तो वहाँ पे आपको जितना भी एनपीएस वगैरह जो भी प्रोसीजर रहता है आपको उससे गुजरना होगा। उसमें भी 1 से 2 दिन लग जाते हैं जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। मुझे भी 2 दिन लगे थे ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, उसमें भी आपको 2 दिन लग सकते हैं जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको वो समय दे देंगे कि आपको 5 दिन बाद ज्वाइन करना है या फिर 2 दिन बाद ज्वाइन करना है। तो उस हिसाब से अपना समय ले सकते हैं कि मुझे 2 दिन बाद या 5 दिन बाद ज्वाइन करना है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आता है उसी में आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। जैसे आपको ट्रैक मेंटेनर की मिली है,
ठीक है। जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरी होती हैं उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है, जैसे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो होता है, ठीक है, वो आपको मिली है, या फिर जो टेक्नीशियन होता है उसकी मिली है। आपको रिज़ल्ट के दौरान ही आपको जो ऑनलाइन रिज़ल्ट आता है उसमें भी आपको बता दिया जाता है। तो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, मैंने बताया कि 2 से 5 दिन का समय दिया जाता है आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। तो उसके बाद आपको ज्वाइन करना होता है। वहाँ पे आपको स्टेशन बता दिया जाता है। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आपको स्टेशन बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है। जैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी प्रश्न है, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको या तो कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, या इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई है, फिर से बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी सारी वीडियो। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको जानने को मिला होगा कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है रेलवे ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के लिए। तो यही था सारा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।